Hello my dear student, hope you are fine. Welcome you here in this lecture number 38. Now we have been learning regarding the respiratory system of human being. We almost covered all the parts of that. I had also given one figure there and the different parts of that human respiratory system we have already studied. Now just we'll summarize all that, and it is better to write that in such type of the points so that you will get the clear idea and the understanding will be clear and you will be able to remember that. If you will write the points like this, it will be the best revision. इस तरह से अगर पूरे सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन है वो पॉइंट्स में लिख के रख देंगे तो बिल्कुल आराम से आप उसको समझ पाओगे। तो देखो, मैंने बताया था दैट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर्टिकुलरली इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स मैंने बताए थे? वन इज नोन एज द कंडक्टिंग पार्ट एंड द अदर इज नोन एज एक्सचेंज पार्ट। एक पार्ट जो है उसको कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट एंड द अदर पार्ट इज देयर नोन एज एक्सचेंज पार्ट। अब ये दो बातें जो है वो जानने के पहले हमें एक चीज जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। एक्सचेंज क्या है और कंडक्शन किसका है? सो व्हाइल गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन आई टोल्ड यू दैट एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी is in the requirement of oxygen for every moment, so that in the mitochondria of that cell the oxygen can be utilized for oxidation of the organic food material or that substrate, for releasing the energy in the form of ATP that can be utilized for any life activity. यानी अगर हमें जिंदा रहना है तो लाइफ एक्टिविटी जरूरी है। अगर लाइफ एक्टिविटी जरूरी है तो एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी की जरूरत है तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस एवरी लिविंग सेल में होना जरूरी है, जिसके लिए अन्न लगता है, फूड लगता है और ऑक्सीजन भी लगता है। तो ऑक्सीजन एवरी लिविंग सेल को मिलेगा कैसे? सो दैट ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द एयर। तो इसलिए ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर हम अंदर लेते हैं, शरीर के अंदर, व्हाइल ब्रीथिंग इन दैट ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर इज टेकन। फिर उसी टाइम ये भी चीज जानना जरूरी है दैट इन एवरी लिविंग सेल आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ए वेस्ट प्रोडक्ट, जिसकी हमें जरूरत नहीं रहती बॉडी में। So that carbon dioxide gas is needed to be thrown outside the body, otherwise that may create the problem inside the body. Okay, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर रिडक्शन हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हैज गॉट ग्रेट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। फिर वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरी नहीं करने देगा। दैट मीन्स सो मेनी प्रॉब्लम्स विल बी देयर। सो इट इज बेटर टू रिमूव दैट CO2 as soon as possible whenever it is formed. तो ये होता है एक्सचेंज। हवा अंदर ली जाती है, हवा में से ऑक्सीजन निकाल के ब्लड को दिया जाता है, ब्लड में से CO2 निकाल के हवा को दिया जाता है, फिर हवा को बाहर फेंक दिया जाता है, एंड द ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन विल बी गिवन टू द हार्ट सो दैट हार्ट विल गिव द पंपिंग ऑफ दैट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कितना रेगुलर डिसिप्लिन्ड मैकेनिज्म है देखो। तो इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट आते हैं। वन इज कॉल्ड द कंडक्टिंग पार्ट, विच इज जस्ट कंडक्टिंग द ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर फ्रॉम आउटसाइड अप टू द लंग्स, और एयर कंटेनिंग CO2 गैस फ्रॉम लंग्स टू द आउटसाइड। तो ये कंडक्टिंग पार्ट ये हो गया, और एक्सचेंज पार्ट इज दैट वेयर द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 गैसेस between the air and the blood are carried out. तो ये अच्छी तरह से जान लो, ये पार्ट रिवाइंड करके फिर एक बार देख लो, बिल्कुल ये कंसेप्चुअल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या होता है हमने देखा है।
the external nostrils are there. We have to start from the external nostrils, जो हमारे नोज के ये बाहर के ओपनिंग है. They open into the nasal chamber. मैंने लिखा होगा nasal chamber. उसके बीच में वो पार्टीशन है, हम उसमें उंगली डालते हैं, isn't it? ये nasal chamber. That nasal chamber opens into the pharynx to the small pores known as internal nares. तो हवा जो आती है वो यहां से आती है. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू नेजल चेंबर टू फेरिंग्स, फिर इंटरनल नेयर से फेरिंग्स में जाएगा. फेरिंग्स के 3 पार्ट मैंने बताए थे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड द लैरिंगोफेरिंग्स. तो ओरोफेरिंग्स ओपन होता है इसोफेगस में, गलेट में, और लैरिंगोफेरिंग्स जो है दैट ओपन्स इनटू द लैरिंग्स, दैट ट्रैकिया. लैरिंग्स इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ दैट ट्रैकिया, that is also called as the sound box. We know it can be utilized for producing the sound. Okay, वो हमने देखा था, उसे और एक नाम दिया Adam's apple. Then this larynx is further continued into a muscular tube, hollow inside, covered by the wall of that cartilaginous rings called as the C-shaped cartilaginous rings to keep it open forever. And that trachea is a wind pipe. उसे हम wind pipe भी कहते हैं, उसे हम एयर पैसेज भी कहते हैं. एंड दैट ट्रैकिया इज कंडक्टिंग द एयर. तो वहां पे ट्रैकियल इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो किसकी होती है? सीलिएटेड इपिथेलियम की, कंटेनिंग द गॉबलेट सेल्स आल्सो एट इंटरवल्स, प्रोड्यूसिंग म्यूकस. तो इसका मतलब क्या है? वॉट एवर द डस्ट पार्टिकल्स और फॉरेन पार्टिकल्स विल बी एंटरिंग देयर अलोंग विद द एयर, दे विल गेट ट्रैप्ड इन दैट म्यूकस एंड विल नॉट बी अलाउड टू गो इनटू द लंग्स. ये डिफेंस मैकेनिज्म कितना जरूरी है देखो, वो नेचर ने वहां पे दिया है. ये ट्रैकिया, एंड देन दैट ट्रैकिया जब लंग्स तक आती है, ये इसोफेगस के साइड में जाते जाते जब वो थोरैक्स में आएगी, चेस्ट में आएगी, देन इट विल गेट बाइफर्केटेड इनटू 2 ब्रांचेस. वन इज नोन एज द राइट ब्रोंकस, अदर इज नोन एज द लेफ्ट ब्रोंकस. राइट ब्रोंकस विल गो इनटू द राइट लंग, left bronchus will go into the left lung, and that bronchus is a singular word, bronchi is the plural word. देखो तो right and left bronchi वहां पे जमते हैं, बन जाते हैं ट्रैकिया से, जिसे पहले जो अंदर लंग्स के अंदर जाते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई. अब यहां से जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ये बाहर से दिखने वाला पार्ट है. अभी इसका बाद का जो पार्ट है वो लंग्स के अंदर है. So we can see the external nostrils, nasal chamber, internal nares भी अंदर है लेकिन जान सकते हैं. Then pharynx, laryngopharynx, then that larynx and trachea. ये यहाँ पे अगर थोड़ा डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिखेगा. पर ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई से आगे वाला पार्ट है, that we can see only inside the lung. ये प्राइमरी ब्रोंकाई जब जाएगा लंग्स के अंदर, it will get divided into many branches called as secondary bronchi. मैंने फिगर में दिखाया था लास्ट टाइम. फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू मेनी ब्रांचेस कॉल्ड एज टर्शरी ब्रोंकाई. यानी प्राइमरी ब्रोंकाई जो पहले अंदर आता है, उसके बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई नाम के ब्रांचेस है, उसके बाद में टर्शरी ब्रोंकाई. समझ में आ रहा है? ये टर्शरी ब्रोंकाई जो है, दे अगेन डिवाइड इनटू द माइन्यूट डक्ट्स नोन एज द दैट इनिशियल ब्रोंक्यूल्स. और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बाद में बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है टू फॉर्म व्हाट? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो पार्ट है उसे कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट. ओके, कंडक्टिंग पार्ट इज देयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स अप टू व्हाट यू से दैट अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल. नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो पार्ट है वो पार्ट कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. समझ में अच्छी तरह से. एंड अप टू द ब्रोंक्यूल्स दैट कार्टिलेजिनस रिंग्स में बी देयर अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ओके, और यहां तक के पार्ट में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, सिंपली कंडक्शन हुआ है. ओके, कहीं पर भी एक्सचेंज ऑक्सीजन CO2 का नहीं हुआ है. तो ये बात अच्छी तरह से ध्यान में लो. अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल में अल्वियोलर सैक बनता है, एंड अल्वियोलर सैक इज जस्ट फॉर्मिंग द ग्रेप लाइक बंच ऑफ अल्वियोलाई. ये समझो दिस टर्मिनल ब्रोंक्यूल है.
तो यहाँ पे बहुत सारे उसके ऐसे ब्रांचेस आते हैं, एटलीस्ट 20 आई विल से, ओके, अल्वियोलर डक्ट्स भी कहते हैं उसे, और उसमें ये ग्रेप्स के जैसे लगते हैं. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज द ग्रेप लाइक बंचेस ऑफ अल्वियोलाई. ईच पार्ट विल बी द माइन्यूट balloon like structure and that is known as alveoli. About 20 alveoli or air sacs are present on in that one alveolar sac. और ऐसे कितने तो भी alveolar sac है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे, और ऐसे कितने तो भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स पे, लाइक दिस. ओके, ये alveoli जो है वेरी माइन्यूट एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर. उसका साइज मैंने बताया यहाँ पे. Alveolus is about 0.1 millimeter in diameter, 0.1 millimeter, और उसका जो थिकनेस है वॉल का that is 0.0001 millimeter in thickness. बहुत ही थिन है वो. So that exchange of gases can take place very quickly and nothing else. ऐसे कितने alveoli है? That about 750 million of the alveoli are there. Air sacs are there. तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, वो भ्रष्टिका प्राणायाम का जो मतलब है तो वही बताते हैं रामदेव बाबा. जब हम फोर्सफुली ब्रीथ इन करेंगे तो उसका मतलब यह है कि मैक्सिमम अल्वियोलाई विल गेट फील्ड बाय दैट एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन. अगर वैसा हो गया तो हमें ऑक्सीजन की दिन भर कभी भी कमतरता नहीं महसूस होगी एंड वी विल रिमेन फ्रेश. जितना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा एयर के माध्यम से उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा एंड वी विल बिकम वेरी फ्रेश. तो इसलिए वो प्राणायाम जो करते हैं भ्रष्टिका नाम का, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है. फोर्सफुली हम ज्यादा सांस जो है अंदर लेना चाहिए, सो दैट ऑल अल्वियोलाई शुड गेट फील्ड. एंड दिस इज कंप्राइजिंग दैट एक्सचेंज पार्ट इन द लंग्स formed by alveoli and their ducts. And here actually the alveoli are covered by the network of blood capillaries, that is pulmonary capillaries, and there through the thin wall of alveoli and thin wall of blood capillaries exchange of O2 and CO2 occurs. वो हम देखने वाले हैं. ऑक्सीजन जाएगा alveolus में, एयर that air जो है particularly alveolus, वहां से ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, और ब्लड में जो CO2 है that will come into the alveolus. So ये पार्ट हम लर्न करने वाले हैं. बट बिफोर दैट एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन टू बी लर्न, आई थॉट दैट दिस समरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके सिवा हम आगे नहीं जा सकेंगे. सो दिस लेक्चर विल बी वेरी यूजफुल. प्लीज वॉच दैट पर्टिकुलर पार्ट अगेन एंड अगेन and write that all points in this way so that you will remember very easily. I hope you all like this lecture. So do like, share and don't forget to subscribe to my channel. Thanks a lot.